गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित सम्मानित ग्रामीण और गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तब मुझे यह मालूम हुआ कि अन्य दिनों की तुलना में गणतंत्र दिवस मनाने का विशेष महत्व है। मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे ही मेरे सहपाठियों को भी यह मालूम नहीं होगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, थोड़ा कुछ भी है तो वह आंशिक है। देश के पतन उत्थान से संबंधित यह जानकारी रखना आवश्यक है। वही बातें जो मैं इस दिवस के बारे में समझ पाई हूँ, आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें यदि मेरे बोलने या समझाने में कुछ त्रुटियां हो जाए तो आपसे क्षमा चाहती हूँ। वास्तव में 26 जनवरी का दिन नियमों का दिन है कि किस तरह से देश का विकास होगा, प्रत्येक नागरिक कैसे स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जी सकेगा, कैसे वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करके सम्मान पूर्वक जीवन जी सकेगा और कैसे वह अन्य लोगों के लिए घातक नहीं बन सकता। यह व्यवस्था ही हमें आज के दिन प्रदान की गई थी। 26 जनवरी 1950 को हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान कर दी गई थी कि हर व्यक्ति स्वाभिमान व गरिमामय ढंग से अपना जीवन जी सके। तब प्रश्न उठता है कि क्या 26 जनवरी 1950 के पहले लोग स्वाभिमान व गरिमामय ढंग से अपना जीवन नहीं जी रहे थे? तो निश्चित ही 26 जनवरी 1950 के पहले लोग स्वाभिमान व गरिमामय ढंग से अपना जीवन नहीं जी रहे थे, बल्कि गुलामी का जीवन जी रहे थे, और वह गुलामी थी अंग्रेजों की। फिर प्रश्न उठता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, तब भारत के लोग गरिमामय जीवन जीते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजों के भारत में आने से गुलामी के बंधन कमजोर होकर टूटने लगे, अर्थात अंग्रेजों के समय भारत के लोगों पर जो गुलामी थी, उससे कहीं अधिक गुलामी अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मौजूद थी। आदमी आदमी में भेदभाव था, एक को उच्च तो दूसरे को नीच समझा जाता था, अर्थात पूरा अमानवीय व्यवहार था। अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में इतनी कुप्रथाएं नहीं थी जितनी कि भारत में थी। भारत में मान्यताओं के आधार पर और राजाओं के आदेशों पर समाज का संचालन होता था। यदि मान्यताएं अतार्किक हो तो इसका भयावह रूप सामने आता है। भारत में महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि पति की मृत्यु के बाद उसी अग्नि में पत्नी को जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा गया। इसका विरोध अंग्रेजों ने तथा हमारे देश के तार्किक लोगों ने किया और अंग्रेजों के सानिध्य में इस कुप्रथा का अंत किया। ऐसे अनेक सुधार किए गए, तो क्या ये सुधार अंग्रेजों ने किए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुधार और अन्य मानवीय गतिविधियां जो उस दौर में अंधविश्वास और अतार्किक थी, हमारे देश के बुद्धिजीवी महापुरुषों और वीरांगनाओं ने आंदोलन करके पहले से चली आ रही कुरीतियों और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। हमारे देश के विद्वानों ने ब्रिटिश न्यायालयों में जाकर भारतीयों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और अपने पक्ष में किया। बाबा साहेब ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ व सार्वभौम करने के लिए केंद्रीय बैंक RBI की अवधारणा दी, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने RBI की स्थापना 1935 में की। बाबा साहेब ने जन्म आधारित ऊंच नीच को अमानवीय बताया। गांधी जी ने सभी धर्मों में समभाव व समानता की बातें की और उन्होंने हिंदू धर्म को अच्छे आचरणों का संग्रहण करा दिया। नेहरू जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देश में एकता, बंधुत्व, समता, समानता, न्याय और सभी धर्मों में समन्वय स्थापित किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े बड़े राजशाही घरानों से आग्रह किया कि वे भारत की दीनहीन दशा को सुधारने में अपना सहयोग करें। दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं और महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने कार्यों के आधार पर पुराने अतार्किक भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। ऐसा केवल कुछ वर्षों में ही नहीं हुआ, लगभग 200 वर्षों तक का समय लग गया भारत को रूढ़िवादी विचारधारा से उभारने में। चूंकि 1936 तक प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का भारत पर शासन था, अतः भारतीयों ने जो भी बदलाव किए उन्हें अंग्रेजों द्वारा मान्यता दी गई और 1919 के अधिनियम में सम्मिलित कर दिया गया और 1935 के अधिनियम में ये सभी सुधार स्पष्ट हो गए। इन अधिनियमों में जो कुछ भी है वे वही नियम है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुप्रथाओं और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया था। इन सुधारात्मक अधिनियमों को आधार बनाकर तात्कालिक परिस्थितियों और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और आज यह कहा जा रहा है कि पहले बहुत दशा खराब थी और इसका दोष इन महापुरुषों पर बढ़ा जा रहा है। जब कुछ भी नहीं था तब हमारे देश के विद्वानों ने शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य, ऊर्जा, तकनीकी, रोजगार, स्वावलंबन जैसे मूल्यों पर काम किया। शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य के लिए अनेक दवाइयाँ, लेबोरेटरी, अनेक महामारियों के लिए टीके, रोजगार के लिए लघु कुटीर, औद्योगिक वैज्ञानिक इकाइयाँ स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इस लायक बने हैं कि दुनिया के देशों में हमारे देश को लोकतांत्रिक व सर्वधर्म संपन्न के रूप में, अनेकता में एकता के रूप में पहचाना जाता है। आज हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जो लोग कहते हैं कि 2014 से हमारे देश को विश्व में पहचाना जा रहा है या हमारे देश की स्थिति सुधरी है, तो उन्हें बिल्कुल भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। ये लोग दूसरों के द्वारा थोपी गई जानकारी को ही अपना ज्ञान समझ बैठे हैं। तो ऐसे अज्ञानियों द्वारा भारत तो क्या किसी भी देश का निर्माण नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि 2014 से दिखावा शुरू हुआ, भिकारवाड़ा शुरू हुआ, अपाहिज सामाजिक जत्था तैयार करने का कार्य शुरू हुआ, धर्म में फूट डालकर जाति जाति में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाकर भारत को बुनियादी कार्यों से हटाने का कार्य शुरू हुआ। हमारे पूर्वजों ने हमें इतने संसाधन दिए हैं कि हम हर क्षेत्र के आपार संभावनाओं को छू सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। कोविड-19 महामारी में लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया और जब वायरस का प्रभाव अपने आप कम होने लगा तब दिखावे के लिए वैक्सीन की गई। दहशत और अव्यवस्थाओं के चलते लाखों मध्यम वर्गीय और मजदूरों की मृत्यु हो गई। काला धन के नाम पर लोग अपने ही पैसे पाने के लिए त्राही हो गए। इसका मकसद उल्टा था, भारत का पैसा बाहर गया। वर्तमान में बलात्कारियों का सम्मान और देश के गौरव का अपमान हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन सा भारत बनने जा रहा है। ऐसे भारत का सपना तो हमारे किसी भी महापुरुष ने नहीं देखा था। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुमको वो दाना देकर मारेगा। गलत फहमी में मत रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत चालाक दुश्मन है उभारा।